हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लेके आए हैं रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 4 की पावर 15 को पूर्णविभाजित करेगी। इसके ऑप्शन दे रखे थे। देखिए ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3, 7, 11 और 17। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 4 की पावर 12 लिखा है, प्लस 4 की पावर 13, प्लस 4 की पावर 14, प्लस 4 की पावर 15। ये जो संख्या लिखी है इसमें कॉमन क्या है, इस सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 4 की पावर 12 जो कि सब में है। 4 की पावर 12 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1 यानी कि 4 ही बचेगा, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और यहाँ 4 की पावर 3 यानी कि 64, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ 4 की पावर 12 का 12 ही रहेगा, इसको जोड़िए कितना जाएगा, ये 16 और 64 80 और 5 85, कितना हो गया 85। अब आपके पास ये संख्या निकल के आ गई। अब देखिए ये किससे कट जाएगी ऑप्शन में, देखिए 3 से कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी, 8 और 5 13 होता है, 13। उसके बाद देखिए 7 से कटेगी, 7 से भी 85 नहीं कटता है, 11 से नहीं कटता, 17 से कटता है, 17 से कटता है, 17 से 85 कट जाता है 5 बार। तो ये कौन सी संख्या होगी जो इसको पूरा पूरा काट देगी। तो देखिए संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 17, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी ये संख्या जो है वो 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महासापा 12 है और उनका लासा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है 48, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। दोनों संख्याओं का अंतर बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला नोट करिए जरा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर होता है लासा गुणा मासा की, ठीक है। देखिए पहली संख्या कितनी दे रखी है 48, ठीक है। दूसरी संख्या हमने मान ली x है, लासा कितना दे रखा है 144 और मासा कितना दे रखा है 12। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 12 से कटेगा ये 12 चौक 48 4 बार, 4 से कटेगा ये आपका 36 बार। तो x बराबर कितना आ गया 36, यानी दूसरी संख्या हमको मिल गई 36। एक संख्या हमारी कितनी है 48, तो 48 और 36 का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा 12। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए ये आपका व्यंजक दे रखा है, इसका मान बताना है। तो ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह सीरीज दे रखी हो और चिन्ह किसका दे रखा हो माइनस का, तो आपको ये संख्या जो दे रखी है 20, 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, दो ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि 5 और 4, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 और 4 दो फैक्टर हो जाएंगे। आप 10 और 2 क्यों नहीं कर सकते इसके फैक्टर, क्योंकि 10 में 2 का भाग चला जाएगा। 8 और सॉरी, इसके अलावा अब तो कोई बचा नहीं। 10 और 2 फैक्टर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 10 में 2 का भाग चला जाएगा। 5 और 4 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जो आपने फैक्टर कर लिए 5 और 4, तो जब भी माइनस का चिन्ह हो तो आपको छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगा। माइनस का चिन्ह आया तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 4। मान लीजिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाता 5, ठीक है। क्या करना है कि यदि माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या आंसर आएगा, यदि प्लस का चिन्ह है इनके बीच में तो आपका बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 762 3 बार दे रखा है, इसका मतलब 762 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 316 दे रखा है 3 बार, ये 316 का क्यूब हो जाएगा। यानी ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब हम खोलते हैं तो क्या बनता है ए प्लस बी बनता है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बनता है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे जो ऊपर बनेगा वही आपका क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर में आता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। इससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर यानी 762 का स्क्वायर है, माइनस के ए बी यानी दोनों गुणनफल है माइनस में,
प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर भी है। अब ये संख्या मैं यहाँ पे रखूंगा, उसके बाद में ये बटे में भी है, तो बटे में ये वाली संख्या तो कट जाएगी ना, तो बचेगी कितनी, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब ये और ये दोनों का जोड़ बचेगा, तो जोड़ दीजिए कितना कितना 762 प्लस में 316 कितना हो जाएगा, 6 2 8, ये 7 हो जाएगा और ये 10, यानी 1078 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बार बार लिखोगे तो फायदा तो है नहीं, कुछ टाइम खराब होगा आपका। जो संख्या यहाँ लिखेगी वो नीचे लिखी हुई है, तो इससे फिनिश हो जाएगी, बचेगी कितनी, ए प्लस बी बचेगी। ए प्लस बी का मतलब 762 प्लस के 316। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए सवाल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जब आप कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप इसका आंसर सेकंड में बता सकते हैं। देखिए जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए 3 क्रमागत विषम संख्या आपकी क्या हो सकती है, 1 3 और 5। ये 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं आपकी। जब आपसे पूछा जाएगा इसका औसत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इन तीनों का जोड़ कर लीजिए। इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 1 5 और 3 8 और 1 9, 9 और संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इनका औसत भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मतलब जो बीच वाली संख्या है वो आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 3 संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 5 7 और 9, ये 3 विषम संख्या और हो गई। इनका औसत निकालिए, तो 9 7 16 और 5 21, 21 में जब 3 का भाग करेंगे कितना जाएगा, 7। ठीक है, यानी जो बीच वाली संख्या है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्लियर। अब जरा ये बताइए ये 3 और कैसे निकल सकता है, यदि हम पहली और अंतिम संख्या को जोड़ें, तो 1 और 5 6, 6 का आधा कर दें, आधा मतलब उसका औसत निकाल लें। 1 और 5 कितनी संख्या है, 2 संख्या होंगी, 1 और 5 का योग कितना हो गया, 6, 6 का औसत कितना हो जाएगा, 3, तब भी हमारा औसत निकल के आ रहा है। यानी पहली और अंतिम जोड़ के भी हमारा क्या निकल के आ रहा है, औसत निकल के आ रहा है। तो 9 और 5 14, 14 का औसत कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यदि हम पहली और अंतिम को जोड़ेंगे तब भी हमारा औसत क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। यदि हमें औसत दे रखा है तो हम योग कैसे निकाल सकते हैं, 2 से गुणा करके योग निकाल सकते हैं। यदि हमें औसत दे रखा है, मान लीजिए 3 दे रखा होता, तो हमें पूछा जाता है कि पहली और अंतिम का योग बताइए, तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से गुणा कर देते, 3 6 हो जाता, नहीं हो जाता, 1 और 5 6। यदि हमें औसत दे रखा है तो अंतिम मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा, 9 और 5 14। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में बोला है। देखिए 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत दे रखा है 28, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बताइए, यानी पहली और अंतिम का योग बताना है। तो आप क्या करेंगे, 28 में 2 का गुणा कर देंगे, 28 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 56। 56 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। क्या करना था, औसत में 2 का गुणा करना था सिर्फ, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 में बदल जाता है। वृद्धि से पहले 3 बैचों में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी पहले संख्या बतानी है आपको कितनी थी। तो देखिए पहले अनुपात कितना था, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 था, अब कितना हो गया, 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो गया। यानी प्रत्येक में कितनी वृद्धि हुई है, 5 से 7 यानी 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे भी 2 की वृद्धि हुई है और यहाँ पे भी 2 की वृद्धि हुई है। लेकिन एक्चुअल में कितनी की वृद्धि हुई है, 20 की। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट 20 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20/2 यानी कि 10 के बराबर। 20/2 यानी कि 10 के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। आपसे पूछा शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो शुरुआत में कितने थे, 2 3 5, 5 और 5 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 10 यानी कि 100। यानी शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो 100 बच्चे थे। अनुपात की सहायता से निकाल सकते हो आराम से आप। ठीक है, अनुपात की सहायता से आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए जरा ये बताइए कि जो महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है वो 3 वर्ष बाद भी तो बड़ी रहेगी। 28 वर्ष उनके बीच का जो गैप होगा, अंतर होगा उम्र में, वो हमेशा सेम ही तो रहेगा, चाहे 3 वर्ष बाद की पूछे चाहे 3 वर्ष पहले पूछे या 10 वर्ष बाद कुछ भी हो, मतलब अंतर क्या होगा, हमेशा सेम ही रहेगा। तो जरा ये बताइए कि 3 वर्ष में 3 वर्ष बाद में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद यदि मान लीजिए पुत्र की आयु x है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्लियर। तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 2x माइनस के x यानी कि x का अंतर हो गया, और ये अंतर किसके बराबर होगा, 28 के बराबर, यानी 28 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब वो अंतर भी हमेशा 28 का ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। आपसे पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, और x हमारा था क्या, x हमारा पुत्र की 3 वर्ष बाद की उम्र थी।
ठीक है नहीं थी, तो पुत्र की उम्र निकल के आ गई 28। कब की? 3 वर्ष बाद की। तो वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान में क्या करेंगे हम? 3 वर्ष माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। 25 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, जो गैप होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे 10 वर्ष बाद पूछे या पहले पूछे, कभी भी पूछ ले, या जो गैप होता है हमेशा सेम ही रहता है। यानी यदि आपसे कोई भाई, आपका भाई 2 वर्ष बड़ा है तो हमेशा 2 वर्ष ही बड़ा रहेगा, चाहे 10 वर्ष बाद पूछे या कभी भी पूछे। ठीक है, यही लॉजिक आपको यहाँ पे फिट करना है। तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद में उसके उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी उसकी माँ की आयु। तो पुत्र की आयु हमने एक्स मान ली थी, उसकी माँ की डबल एक्स 2x हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 2x माइनस का x, यानी कि x का अंतर हो जाएगा। और ये अंतर किसके बराबर होगा? 28 वर्ष के अंतर, 28 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 28 वर्ष है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। x की वैल्यू 28 हो जाएगी। तो x क्या था हमारा? x हमारा 3 वर्ष बाद की उम्र थी उसके पुत्र की। 3 वर्ष बाद की उम्र 28 है, तो वर्तमान उम्र कितनी होगी? 3 वर्ष माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 25। 25 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी, क्यू और आर भागीदार हैं, एक व्यापार में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 5वां हिस्सा निवेश करता है और क्यू कुल निवेश का 1/4 निवेश करता है। पी क्यू आर के अलग अलग निवेशों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, क्यू का निवेश उसका पी का दे रखा है, क्यू का दे रखा है, आर का निकाल लेंगे। आर ने कितना निवेश किया? कुल हिस्सा को हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। उस एक में से पी ने कितना निवेश किया? 1/5। ठीक है, और क्यू ने कितना निवेश किया? 1/4। ठीक है, इन दोनों के हिस्से को हम क्या करेंगे? पूरे हिस्से में से घटा देंगे तो हमारे आर का हिस्सा निकल के आ जाएगा। निकाल लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 9/20, यानी 1 माइनस के 9/20। और 1 में से 9/20 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 से कम 20, 20 में से 9 गए तो 11, 11/20, यानी आर का हिस्सा मिल गया आपको 11/20। अब तीनों हिस्सों का आपको अनुपात बताना है। तीनों हिस्सों का अनुपात कैसे निकालेंगे? देख लीजिए। देखिए, पी क्यू आर तीनों दे रखे हैं। पी का हिस्सा कितना था? पी का कुल निवेश का 1/5 था, तो इसका 1/5 लिख देंगे यहाँ पे अनुपात। क्यू का कितना था? 1/4, यानी 1/4 था, 1/4 आ जाएगा अनुपात। और आर का कितना निकल के आया था? 11/20, तो ये 11/20 हो जाएगा। अब इसका सिंपल अनुपात कैसे निकालेंगे? जो 5, 4 और 20 दे रखा है, 5, 4 और 20, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। उस 20 से हम क्या करेंगे? तीनों में गुणा कर देंगे, 20 से तीनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा करिए, 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 1/5 गुणा 20 लिखेंगे, 1/5 गुणा 20, और यहाँ आ जाएगा 1/4 गुणा 20 अनुपात 11/20 गुणा 20। अब देखिए, 5 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से 5 बार, और 20 से 20 खत्म। कितना बचेगा? 4:5:11। कितना बचेगा? 4:5:11। यही क्या होगा? आपका फाइनल अनुपात होगा 4, 5 और 11। 4, 5, 11 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की और दूसरे वर्ष में X% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी हो जाती है। ये तीसरे वर्ष के अंत में 26,082 जनसंख्या है, तो शहर की मूल आबादी कितनी थी? हमने मान ली शहर की जो मूल आबादी थी हमारी वो X थी। क्लियर? अब पहले साल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 15% की, यानी एक साल के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 115/100। एक्स का 115/100 हो जाएगी एक साल के बाद। अगले साल कितनी वृद्धि होती है? 8% की। तो अगले साल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 108/100, क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो 100 + 8 होगा। अब फिर 12.5% की कमी हो रही है, तो तीसरे साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 100 में से 12.5 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 87.5, 87/100। और ये 3 साल का जनसंख्या है कितनी? तो जनसंख्या है आपकी 26,082। क्लियर? ये जनसंख्या है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, करिए सॉल्व। देखिए, 5 से कटेगा ये 23 बार, और 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है, 4 से कटेगा 27 बार, और 4 से कटेगा 25 बार। और ये आपका कटेगा, पॉइंट हटाएंगे आप, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा आपका 125 से 7 बार, और 125 से ये 8 बार। ठीक है, 7/8। अब 7 से काटिए इसको, 7 से ये कटेगा आपका 7 × 21, 5 बचे 749, 7 × 2 = 14, 7 × 42, यानी 37 26 बार कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या कर सकता है? 23 से काटिए, 23 से कर सकता है, 23 से कम 23, 14 बचे, 23 × 138, 4 बचे, 23 × 2 = 46। ठीक है, 27 से कटेगा ये आपका 6 बार। अब आपके पास क्या बचा? x बराबर मिलेगा आपको
6 गुणा में 20 गुणा में 25 और गुणा में 8। ठीक है, 7 से तो ये कड़ी गया था यहाँ पे पहले ही शुरू में। अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर आपको कितना मिलेगा ये देखिए, 25 दूनी 50 यानी कि 500, 5 30 8 24 मिल जाएगा आपको 24,000। यानी शुरू में जनसंख्या कितनी थी? 24,000 थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खुदरा विक्रेता थोक बाजार से 50 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, वो उसमें से आधी आधी 450 रुपये के लाभ पर बेचता है और शेष आधी यानी कि आधी तो बची, तो शेष पर उसे 275 रुपये की हानि होती है। तो प्रति किलोग्राम बेचे गए दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना हुआ? तो अंतर बताना है आपको, अंतर कितना हुआ। तो अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर बराबर हो जाएगा लाभ प्लस हानि। लाभ कितना है? 450 का, और हानि हानि कितनी है? 275 की। बटे में कितना? बटे में आधी है, आधी किलोग्राम यानी कि 25। इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लीजिए कितना आ जाएगा ये, कितना बचा आपका यहाँ पे। सॉरी प्लस प्लस हानि करेंगे ना, प्लस हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसको जोड़िए जरा, कितना हो जाएगा? 600 600 700 725। ठीक है, 725 बटे में 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 22 यानी कि 225, 25 नंबर 225 कितने में जाएगा? 29वां। यानी उनके विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना हो गया? 29। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपये की छूट मिली। गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या हुआ? देखिए, छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर 30% जब छूट मिली तो उसे कितने रुपए का फायदा हुआ? 1110 का, यानी 1110 रुपये उसे छूट में मिले। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1110। 30% की वजह से तो 1110 छूट मिली, तो 30% 1110 के बराबर है। तो अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य होने 100%, क्योंकि अंकित मूल्य पे तो छूट दी जाती है, तो 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। तो यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 1110 बटे में 30। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? गुणा 100 कर देंगे, तो 1110 बटे में 30 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 3 से कटेगा ये आपका 37 से 111 होते हैं, 370 बार, 370 पे 1 0 यानी कि 3700। उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 3700। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% दूध है, इसमें से कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। यानी दूध अब कितना हो जाए? 45%। पहले कितना था? 75% था। पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा, तो इसका मतलब दूध की मात्रा तो हमारी सेम रहेगी दोनों कंडीशन में। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, मैंने ये बना रखा डायग्राम दूध और पानी का। पहले शुरू में दूध कितना था? मिश्रण में 75% दूध था, 75% दूध था, इसका मतलब पानी कितना होगा? 25% होगा, क्योंकि 100% में से 75% ये दूध है, तो 25% पानी होगा। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1। 25 से एक बार, 25 से 3 बार। ठीक है, अब बाद में क्या हो रहा है? ये दूध कितना हो जाता है? 45%। कितना परसेंट हो जाता है? 45%। तो पानी कितना बचा? 55% पानी बचा। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:11। 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 11 बार। यानी शुरू में जो अनुपात था इनका वो कितना था? 3:1 था। अब कितना हो गया? 9:11 हो गया। यानी शुरू में यहाँ पे दूध आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पानी। यानी शुरू में जो दूध था आपका 3 था, अब दूध कितना हो गया? 9। पानी शुरू में कितना था? 1 था, अब कितना हो गया? 11। लेकिन आपने पानी तो मिलाया ही नहीं ना, मिलाया, सॉरी क्या मिलाया है? दूध तो मिलाया ही नहीं ना, पानी मिलाया है। तो दूध की मात्रा तो सेम रहनी चाहिए दोनों कंडीशन में। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो अलग अलग होगी ना, दोनों सेम कैसे करेंगे? सेम करने के लिए यहाँ पे 9 बनाना पड़ेगा आपको। तो 9 कैसे बनाएंगे? इस पूरे समीकरण में आप 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। देखिए आगे बता देता हूँ आपको। तो ये 3 से गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये पहले की कंडीशन हो जाएगी, ये आपकी बात की हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने उठा के मैंने यहाँ से यहाँ लिख लिया। अब जरा ये बताइए, दूध पहले 9 था, अब भी 9 है। ठीक है, दूध की मात्रा दोनों कंडीशन में सेम है। पानी पहले 3 था, अब कितना हो गया है? अब हो गया 11। यानी कितनी मात्रा बढ़ी है? 8 मात्रा बढ़ी है। ठीक है, मात्रा कितनी बढ़ी है? 8 की मात्रा, 8 यूनिट मात्रा बढ़ी है। ठीक है, पहले कुल मात्रा कितनी थी? 9 और 3 12 थी, 9 और 3 12। लेकिन वो कह रहा है 12 नहीं है, कुल मात्रा आपके शुरू में कितनी है? 300 मिलीलीटर। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 मिलीलीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 बटे में 12 यानी कि 25।
आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कितना पानी और मिलाया गया है। पानी आपने कितना मिलाया है, 8 यूनिट पानी और मिलाया आपने, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 8 यानी कि 200। यानी कितना पानी और मिलाया है, तो 200 मिलीलीटर पानी और मिलाया है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9120 कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो धनराशि आपकी क्या थी, पी थी, ठीक है। आपने मान लिया कि वो धनराशि कितनी थी, पी थी। पी धनराशि पर 8% की दर से 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। यानी 8 साल का ब्याज तो आपको इतना हो गया। इसके बाद शुरू में 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, उसी धनराशि पर 8% की दर से, उसी धनराशि पर 8% की दर से 3 साल का ब्याज हो जाएगा आपका इतना साधारण ब्याज, ठीक है। और दोनों ब्याजों के बीच में अंतर कितना दे रखा है, 9120, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया। यानी ये बाद वाला ब्याज हो गया, ये पहले वाला ब्याज, दोनों ब्याजों के बीच में अंतर कितना है, 9120 का। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 8 7 56 और 8 3 24, 20 समान है दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा, 56p बटे में 100, ये हो जाएगा 8 3 24p बटे में 100 बराबर 9120। 56 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, 32, कितना बचेगा 32p, 32p बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 56p माइनस के 24 यानी कि 32p बटे में 100 बराबर 9120। तो यहाँ से p बराबर निकल के आएगा आपका, p यानी p क्या था हमारा, मूलधन था, p बराबर निकल के आएगा 9120 गुणा 100 बटे में 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करिए, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 12 बचे, 16 16 7 112, ठीक है, जीरो, 2 से काटिए, 2 से कितना कटेगा, 50 बार, 50 इंटू 5 कर लीजिए, ठीक है, 5 7 35 और 5 25 और 3 28, 2 जीरो आपके और आ जाएंगे, 28,500 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी आपका मूलधन कितना था, यानी शुरू में जो राशि थी वो कितनी थी, 28,500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5660 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 7200 हो जाती है, 12 वर्ष में बढ़कर 100 रुपये हो जाती है। जब दोनों परिस्थितियों में ब्याज व्यावसायिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो एक्स का मान बताइए। यानी 12 वर्ष के बाद में वो राशि कितनी हो जाएगी, ये बताना है आपको। देखिए इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल होता है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उस सवाल के आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कैसे, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए यदि कोई राशि है जो 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने वर्ष में वो अपनी 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का सवाल आता है कि यदि कोई राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो 8 गुना होता है, यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है हम उसको इसके फॉर्म में चेंज करते हैं। यानी 8 को हम चेंज करते हैं 2 की पावर 3 में, 8 को हम किस में चेंज कर लेते हैं, 2 की पावर 3 में। ये जो पावर आती है, इस पावर का हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 तिया 12, इसका आंसर निकल के आ जाता है कि 12 वर्ष में अपनी क्या हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो पावर होती है उस पावर का गुणा हम किस में करते हैं, इसमें करते हैं। यहाँ पे संख्या लिखी होती है आगे उसमें, कितना हो जाता है, 12 वर्ष में संख्या अपनी क्या हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए यही सवाल होता है आपका, इस तरह से पूछा जाता, यदि कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो 12 वर्ष में कितनी होगी, तो 12 वर्ष में कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करते हैं, अब आपने ये 4 से 12 कैसे बना होगा, 3 का गुणा करके, 4 से 12 कैसे बना होगा, 3 का गुणा करके तो बना होगा, जिसमें आपने गुणा किया, जैसे 4 में 3 से गुणा किया तो ये 3 कहाँ से आया हुआ, इस 2 की पावर से आया होगा, तो 2 की पावर 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये ऐसे तो आया था घूम के, ठीक है। इसको रिवर्स कर दीजिए, बस इस फॉर्म में इसको रिवर्स करके देखिए, तो यहाँ पे अगर 3 होगा तभी तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 2 की पावर 3 में जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 गुना, ठीक है। अब इसी चीज को हम अपने सवाल पे अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे जो पावर होती है उसका गुणा किसमें होता है, इसमें होता है। यहाँ पे जो पावर होती है उसका गुणा किसमें होता है, इसमें होता है, तब यहाँ पे आपको ये वाली संख्या मिलती है, ठीक है। अब अपने सवाल पे आते हैं लौट के, देखिए 5660 रुपए की राशि 7200 हो जाती है, यानी कितने गुना हो जाती है, 4 वर्ष में कितने गुना हो जाती है, तो 4 वर्ष में गुना हो जाती है आपकी 7200 बट्टे में 5660 करेंगे तो आप 5/4 आ जाएगा, 7200 बटे में 5760 करेंगे तो ये कट पिट के कितना आ जाएगा, 5/4,
5/4 को आप कह सकते हैं सवा गुना, कितने कह सकते हो, सवा गुना, या फिर आप 5/4 ही रहने दीजिए, ठीक है। यानी 4 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है अपनी, 5/4 गुना हो जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 12 वर्ष में x हो जाती है, तो 12 वर्ष में हमें निकालना है कितने गुना हो जाएगी। तो आप जरा बताइए ये 12 कैसे बनेगा, 4 से 12 कैसे बना होगा, यहाँ पे 3 का गुणा किया होगा तभी तो बना होगा। और ये 3 कैसे आया हुआ है, ये 3 आया हुआ है यहाँ पे पावर में, यहाँ पे जो पावर होगी उस पावर का गुणा किया होगा अपने 4 से, तभी तो 3 आया होगा। अब यहाँ पावर किसकी होगी, पावर होगी ऊपर वाली जो संख्या लिखी होती है उसकी, यानी 5/4 की पावर 3, 5/4 की पावर 3। अब आपका ये समझ में आ गया सवाल। अब देखिए आप क्या करोगे अब आप सवाल को इस तरह से पढ़िए, यदि 4 वर्ष में कोई धनराशि अपने सवा गुना हो जाती है तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5/4 की पावर 3 गुना हो जाएगी, 5/4 की पावर 3 गुना। 5/4 की पावर 3 का मतलब कितना, 5 की पावर 3 यानी 125, और 4 की पावर 3 इसका मतलब 64, यानी 125/64 गुना हो जाएगी। अब आपकी राशि है कितनी, आपकी राशि कितनी है, 5760 है, 5760, इसका 125/64 गुना निकाल दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करें इसे, 16 से कटेगा 4 बार, 16 से कटेगा 16 3 48, और 16 छक्के 96, जीरो, और 4 से कटेगा यहाँ आपका 90 बार, 90 इंटू 125 कितना होता है, 25 में 125 है, 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 2 11, 1125, एक जीरो है, एक जीरो, 11,250, 11,250 का है जीरो। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी मिलकर उस किसी काम को करने में जितना समय लगता है ए को अकेले वही काम करने में 4 दिन अधिक लगते हैं, तथा अकेले बी को वही काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें ये काम करने में कितना दिन लगेगा। देखिए जब दोनों का समय से अधिक समय लगे, जैसे ए को दोनों के काम करने से 4 दिन अधिक लग रहे हैं और बी को दोनों के काम करने से 16 दिन अधिक लग रहे हैं, तो उन्हें यह काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों का अंडर में दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। जैसे 4 गुणा 16 कितना हो जाएगा, अंडर में 64, अंडर में 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी दोनों एक साथ करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 8 दिन लग जाएगा। जब इस तरह सवाल हो आपको क्या करना है, वर्गमूल में दोनों का गुणा कर दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आएगा 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक टैंक के 1/4 को पाइप को भरने में, एक टैंक के 1/4 को पाइप ए से 3 घंटे में भरा जा सकता है, उसी टैंक का 1/3 हिस्सा पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। ये दोनों पाइप खुले रखे जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए जो है वो 1/4 पाइप को 1/4 को कितने घंटे में भर देता है, 3 घंटे में भर देता है, यानी 1/4 भाग 3 घंटे में भर देता है, तो पूरा भाग कितने में भर देता होगा, 4 3 12, यानी 12 घंटे में भर देगा पूरा एक भाग, ठीक है। यानी पूरे टैंक को बनने में कितना समय लगेगा, ए को 12 घंटे लगेंगे। इसी पर बी का देखिए, बी 1/3 हिस्से को कितने घंटे में भर देता है, 2 घंटे में, तो पूरा टैंक बनने में कितना समय लगेगा, 3 दूनी 6, यानी पूरा टैंक 1 यूनिट बनने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे लगेगा, ठीक है। और ए को लग रहे हैं 12 घंटे। अब आपका सवाल क्या हो जाएगा, सिंपल, यानी अब आप सवाल इसको इस तरह से पढ़िए, ए पूरे टैंक को बनने में 12 घंटे लेता है और पी पूरे टैंक को बनने में 6 घंटे लेता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे। तो आप क्या करते हैं, आप दोनों का एलसीएम लेते हैं, किसका, 6 और 12 और 6 का, ठीक है। 12 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा, 12, तो ये 1 घंटे में 12 घंटे में पूरा टैंक भर देता है 12 यूनिट। ये 12 क्या निकल के आया, 12 निकल के आया पूरे टैंक की क्षमता, यानी पूरा टैंक हमने मान लिया कि 12 लीटर का था, इनके एलसीएम के बराबर ही क्षमता मानी जाती है। तो हमने मान लिया टैंक कितने लीटर का, 12 लीटर का। ये 12 घंटे में पूरा टैंक भर देता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 लीटर भरेगा। और ये 6 घंटे में पूरा 12 लीटर भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 लीटर भरेगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर देंगे, 1 और 2 3, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 लीटर भर देंगे। तो 12 लीटर भरने में कितना समय लगेगा दोनों को, तो 12/3 यानी कि 4 घंटे, 12/3 यानी कि 4 घंटे दोनों को भरने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 घंटे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम तथा श्याम एक स्थान ए से बी के लिए क्रम से 10 और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, जो कि 54 किलोमीटर की दूर है। श्याम बी पर पहुंचता है और तुरंत ही वापस मुड़कर राम को सी पर मिलता है, यदि तब तब एक ही सी से दूरी बताइए, दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा समझ लीजिए सवाल को अच्छी तरह से। देखिए मान लीजिए ये आपका स्थान है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर की दूरी है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है।
अब राम और श्याम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, राम और श्याम चलते हैं, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। श्याम क्या करता है, श्याम क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, फिर लौट के क्या करता है, यहाँ लौट के इसी रास्ते पर आता है। मान लीजिए इस स्थान पर आके क्या होता है, मिल जाता है, जो स्थान क्या है, सी है। आपको पूछा कि ए से सी तक की दूरी बताइए, बताइए दूरी क्या होगी। तो देखिए श्याम ने क्या किया, श्याम ने पहले जाके यहाँ तक 54 किलोमीटर तय किया, तो उसके बाद में कुछ यहाँ तक दूरी तय की होगी। उसके बाद में राम जो इधर से चल रहा था वो यहाँ तक चला होगा और यहाँ तक की दूरी तय करी होगी। तो कुल मिला के दोनों ने दूरी कितनी तय करी, तो दोनों ने मिला के जो दूरी तय करी, तो राम ने करी थी, सॉरी श्याम ने करी थी 54, 54 तो पूरी कर ही ली। उसके बाद में कुछ ये, यानी ये मान लीजिए कुछ भी होगी एक्स, और ये दूरी कितनी बची होगी, फिर मान लीजिए 54 माइनस के एक्स बची होगी। ठीक है, जब दूरी पूरी एक्स 54 है, इसमें से एक्स हमने ये मान ली, तो ये कितनी बची, 54 माइनस के एक्स ही तो बची। ठीक है, तो 54 माइनस के एक्स दूरी किसने तय करी, राम ने, और पूरी श्याम ने कितनी तय करी, 54 प्लस के एक्स। तो कुल मिला के दूरी कितनी तय कर दी इन्होंने, तो 54 प्लस के एक्स प्लस के 54 माइनस के एक्स, एक्स से एक्स खत्म, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 108। कुल मिला के दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, 108 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज देखिए, देखिए आगे देखिए। अब एक चीज आपको पता है कि जितने समय में, मान लीजिए जितने समय में ये राम यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, उतने ही समय में तो ये लौट के यहाँ तक आ गया होगा, यानी दोनों के द्वारा लिया गया समय तो बराबर है। जब समय बराबर होता है तो चाल और दूरी में क्या संबंध होता है, जब समय बराबर हो, समय फिक्स हो, तो चाल और दूरी में क्या संबंध होता है, चाल दूरी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यानी आप जब चाल बढ़ाओगे तो दूरी भी आपको ज़्यादा तय करोगे आप। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, तो आप दूरी भी क्या करोगे, उतने समय में ज़्यादा दूरी तय करोगे। चाल घटाओगे तो दूरी भी आपकी घटेगी। यानी चाल और दूरी में क्या होता है, समानुपात होता है। चाल और दूरी समानुपाती होते हैं। अब बताइए दोनों की चालों का अनुपात कितना था, दोनों की चालों का अनुपात था क्वेश्चन में 10 और 14। दोनों की चाल दे रखी थी 10 और 14। स्पीड का जो रेशियो था वो कितना था, 10:14। इसको हम कह सकते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से कटेगा 7 बार। यानी दोनों की जो चाल का रेशियो निकल के आया वो 5:7 निकल के आया। तो दूरी का रेशियो भी क्या निकल के आएगा, दूरी का रेशियो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि टाइम क्या है, फिक्स। तो टाइम फिक्स है तो आपका दूरी और चाल का रेशियो आपका सेम ही रहता है, यानी 5:7 ही रहेगा। 5:7 का मतलब इनके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, 5 और 7 12। कुल दूरी कितनी होगी, 12। लेकिन कुल दूरी एक्चुअल में उन्होंने चली कितनी है, 108। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 108 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि एसी की दूरी बताइए, एसी की दूरी अभी निकाल लेंगे। तो देखिए 12 यूनिट की वैल्यू 108 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 108 बटे में 12, यानी कि 12 × 108 9, कितनी आएगी, 9 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 किलोमीटर। आपसे पूछा ए और सी के बीच की दूरी। देखिए ए और सी के बीच की दूरी किसके द्वारा चली गई है, ए और सी के बीच की दूरी जो चली गई है वो राम के द्वारा चली गई है, यानी कि राम के द्वारा चली गई दूरी कितनी है यहाँ पे, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू बताइए आप। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 किलोमीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 5 यानी कि 45 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कपिल धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में समान दूरी 8 मिनट में तय करता है। तो धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो देखिए, देखिए हमने मान लिया कि कपिल की जो चाल है वो कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, जब धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा की चाल में दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, दोनों की सापेक्षिक चाल होती है वो कितनी हो जाती है, a + b हो जाएगी। और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा आपका a - के b, यानी कपिल की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ये विपरीत दिशा में होता है, ये धारा की दिशा में होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहना कि कपिल धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर होता है, चाल आपकी हमने विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, a - के b। तो चाल बराबर क्या होता है, a - के b बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, यानी 5/2 मान सकते हैं इसको। समय कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे। घंटे में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमने चाल किससे मानी, किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है। तो यहाँ से निकालिए जरा, कितना आएगा आपका, 15 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से ये हो जाएगा आपका 5/2, उल्टा करके लिखेंगे 4/1, यानी कि 2 से 2, 5 दूनी 10। यानी धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्लियर। अब कह रहा है कि जितने समय में सॉरी अब क्या कह रहा है, धारा की दिशा में समान दूरी 8-10 मिनट में सॉरी समान दूरी 8 मिनट में तय करता है। कौन सी समान दूरी, यानी यही दूरी 2.5 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करता है। तो अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल दिशा में चाल हो जाएगी आपकी, यानी कि a+b बराबर 5/2 बटे में 8/60, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5/2 गुणा 60/8। क्लियर। 4 से काटिए, 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, कितना हो जाएगा 15 75/4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको a माइनस के b की वैल्यू पता चल गई, a प्लस b की वैल्यू चल गई। आपको धारा की चाल पूछी है, यानी b की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके दो समीकरण बने, क्या क्या समीकरण बने, a माइनस के b बराबर 10 और a प्लस के b बराबर 75/4। ठीक है, ये समीकरण बने आपके। अब यहाँ से b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू मतलब बाद वाली वैल्यू। तो आपकी बाद वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बाद वाली वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस करके आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो दोनों को माइनस करिए जरा, ये वाली संख्या बड़ी है, इसमें माइनस कर दीजिए। 75/4 माइनस के 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 40 25 35/4 35/8। ऊपर बचे कितना 75 माइनस के 40, 75 माइनस के 40 बटे में 4, इसके बटे में कितना है 2, तो 75 में से 40 का कितना बचा 35, 35 बटे में 4 दूनी 8। तो ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा 8 चौक 32, 3 बचेंगे, फिर 8 दिया 24, 6 बचेंगे, लगभग 4.737 के आसपास आंसर आया। कितना आंसर आएगा 4.37 के आसपास आंसर। देखते हैं अपना ऑप्शन का सही है, ठीक है, इसने 35/8 ही दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, हमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 35/8 हमारा आया था लास्ट में, देखो ये आया था 35/8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, हमें पॉइंट में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप दे रखा है 1232 मीटर है, लॉन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्र बताना है कितना होगा। देखिए किस तरह का फिगर बना रखा है, मान लीजिए तो ये तो आपका वृत्ताकार क्या हो गया, वृत्ताकार लॉन हो गया है, इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है इस तरह से, तो कितना मीटर चौड़ा है, ये आपका 7 मीटर चौड़ा है, कितना मीटर चौड़ा है 7 मीटर। और वृत्ताकार लॉन का परिमाप कितना दे रखा है, यानी ये परिमाप दे रखा है आपको 1232 मीटर। तो पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है 2πr, ये दे रखा है 1232 मीटर। तो देखिए 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r बराबर 1232। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे आपका ये कटेगा 600, 6 2 6 12 और 2 1 2 2 6 616 बार। ठीक है, अब 22 से काटिए इसको, 22 से काटेंगे से 22 दूनी 44, कितने बचेंगे आपके 17 और 22 अट्ठे 100, बचेगी 132, 22 अट्ठे 176, 28 और कटेगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 28 गुणा 7। ठीक है, ये हो जाएगा आर की वैल्यू। अब आपसे पूछा है कि जो देखिए गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 7 8 56 और 7 दूनी 14 5 19, 196 मीटर आ जाएगी आपकी त्रिज्या। ठीक है, यानी ये जो त्रिज्या निकल के आई वो 196 निकल के आई, तो पूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, फिर इसमें 7 और जोड़ देंगे, यानी बड़ी जो त्रिज्या हो जाएगी, यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 196 प्लस के 7, यानी कि 203, कितनी जाएगी 203। क्लियर। अब देखिए, अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल होता है, तो ये पूरे क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से यदि हम अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरे बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा लॉन का। कैसे निकाल रहे हैं देखिए, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, स्मॉल अंदर वाले कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, स्मॉल त्रिज्या आर वाली अंदर वाले की। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, पाई की वैल्यू, पाई को पाई रहने दीजिए अभी, आर की वैल्यू कितनी आई 203, तो ये हो जाएगा 203 का वर्ग, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आई 196, तो ये हो जाएगा 196 का वर्ग। क्लियर। अब पाई की वैल्यू रख लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 22/7। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 203 का वर्ग तो आपको आता नहीं है, ना ही 196 का वर्ग आता हुआ, तो देखिए कैसे करें।
आपको ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया और बी स्क्वायर ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। तो देखिए 22/7 ए प्लस बी जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 399 इंटू ए माइनस के बी 207, 3 में से 196 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। इस 7 से ये वाला 7 खत्म। अब 22 का गुणा किस में करेंगे, 22 गुणा 399, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8, 7, 7 और 8। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर वर्ग मीटर में। डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 8, 7, 7, 8 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी 10, 20 और 15 दे रखी है। हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को 10.2 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का खर्च कितना होगा। देखिए ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेना और छत का क्षेत्रफल निकाल के 10.2 से गुणा कर देना। राइट आंसर इसको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।